हर हर महादेव। आदेश आदेश। सभी को आदेश आदेश। देखिए, पहली बार हम भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। अपने जी मोबाइल जी। को थोड़ा सा हॉरिजेंटल में ले लो, ताकि थोड़ा मोबाइल और व्यवस्थित सेटअप हो जाए। ऐसे ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, हॉरिजेंटल नहीं, आप उसको हॉरिजेंटल लीजिए, मोबाइल को इस प्रकार। हाँ, इसी इसी तरह किया है अभी मैंने। तो आपका वो रोटेट नहीं हो रहा है। हाँ, 1 मिनट में करता हूँ। हमारे विनोद साथी नहीं जुड़े हैं। हम्म, विनोद आदेश। आदेश गुरुजी आदेश। आदेश आदेश। हर हर महादेव। आदेश आदेश। हर हर महादेव। आदेश आदेश। जय शिव गोरख। जय श्री गोरक्ष। अपना मोबाइल थोड़ा सा म्यूट रखना, क्योंकि आज हमारे समाज के, अपना मोबाइल भी थोड़ा सा हॉरिजेंटल में ले लो। तो आप सभी भाइयों का समस्त भारतीय ग्रस्त नाथ समाज के साथ में नाथ की चौपाल में स्वागत है। जैसे कि आप संदेश में देख ही पा रहे थे, आज ये चर्चा चल रही थी कि आज हमारे राजस्थान ग्रस्त समाज के ऐसे युवा कार्यकर्ता जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बेकाग लिखते हैं, बहुत बेकाग वाणी प्रस्तुत करते हैं और समाज के हित में बोलते हैं, तो आज उन्हें राजस्थान नाथ समाज की विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। तो आप सभी का नाथ की चौपाल पर स्वागत है। और इस प्रथम नाथ की चौपाल को लाइव डिजिटल आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेश नाथ जी आज के हमारे नाथ की चौपाल के मुख्य अतिथि हैं, और हमारे सहयात्री जो नरेश नाथ जी से सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, प्रश्न पर बात करेंगे, वह अलवर से विनोद नाथ जी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नरेश नाथ जी को अपना परिचय देने के लिए कहूंगा कि कृपया अपना परिचय देके हमारे जितने भी वक्ता हैं उनको बताएं कि आप कौन है, कहां से हैं और क्या करते हैं। सभी को आदेश आदेश। प्रणाम। सबसे पहले आदेश तो आदेश। मैं विनोद नाथ जी रतलाम से, भाई विनोद जी बांदीकुई से, और सभी इस टीम के जो सभी साथी हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का एक अच्छा जो उपयोग है, सदुपयोग समाज हित में जो किया है, जिसके के माध्यम से हम एक बेहतर जो संवाद जो है स्थापित हो सकता है। मैं सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं आज जो भी बात करूँगा, मैं गुरु गोरखनाथ जी की सौगंध खाकर, शपथ लेकर, जो भी मैं बोलूँगा, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी मतलब मेरा उसमें किसी भी तरीक़े का कोई वो नहीं है कि मैं मेरे आप जब पूरी बात भी होगी, जब आप देखेंगे तो 1% भी उसमें मेरा हित कहीं भी उसमें आपको नज़र नहीं आएगा। मैं इस तरीके की शपथ लेकर मैं बात करूँगा। जितनी भी बात होगी केवल और केवल समाज हित को लेकर जो है बात होगी। ये मैं सभी के सामने गुरु गोरखनाथ जी की शपथ लेकर विश्वास दिलाना चाहूँगा। मेरे परिचय के बारे में तो समाज का एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, जैसे कि इन दिनों हमारे समाज में अलग-अलग नाम चलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटा-सा नरेश योगी नाम है और ढिगावड़ा एक गाँव है राजस्थान के अलवर जिले में, राजगढ़ तहसील में। सामान्य परिवार है और शुरू से ही मतलब एक समाज को लेकर एक जो भाव रहा है, वो मतलब बहुत बचपन से मेरा क्या है ना कि मैं बचपन से ही अखबार पढ़ने की मुझे बहुत रुचि रही है।
तो अखबार पढ़ता मतलब छोटी-सी उसमें ही, तो अखबार पढ़ते तो उसमें खबरें आती थी, तो देखते रहते। खुद के समाज की तो ख़ैर इक्की-दुक्की आती थी, लेकिन दूसरे समाजों की खबरें देखते थे, तो मन में एक कहीं न कहीं वो रहती थी। और फिर हमारे पिताजी कहते हैं ना कि गुण जो रहते हैं विरासत में मिलते हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसे विरासत में मिले हैं कि हमारे पिताजी जो है वो समाज की हमारी एक राजस्थान में पत्रिका चलती थी नाथवाणी, वो कभी-कभी लाते थे तो मैं उसको पढ़ता था तो उस फिर समाज को जिज्ञासा जो एक वहाँ से पैदा हुई। फिर जैसे कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी बताया हुआ था कि मैं अलवर में जब छात्र जीवन शुरू किया, 16 साल की उम्र से, तो मैं खुद सक्रिय हुआ। तो समाज हित को लेकर एक बहुत ही लगाव मैं वैसे इन दिनों जो है जिस संगठन से साथ काम करता हूँ, वहाँ में जातिवाद खत्म करने की हमें लगे हुए हैं। आपकी लेकिन ये जातिवाद आपकी नहीं है, ये मेरी एक पिछड़ी जो जाति है, उसके प्रति मेरा लगाव कह लीजिए लिया या जो पीड़ा कह लीजिए कि ये जाति इतनी पिछड़ी है हमारी, तो उसको लेकर एक भाव है मेरा। ये छोटा-सा परिचय है, बाकी तो ज़्यादा जानते भी हैं, नहीं भी जानते हो तो मैं चलिए, मेरे आपने व्यक्तिगत जो जीवन परिचय बताया, पहले प्रश्न का प्रति उत्तर दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद आपको। तो आपने जो अपने बारे में बताया, ज़्यादा नहीं बताना चाहते और अच्छा नहीं बताना चाहते हैं आप, उसके लिए आपको धन्यवाद है। चलिए आगे हम दूसरा प्रश्न खड़ा करते हैं कि जो आपको नहीं जानते हैं, उन्हें पता है कि आप विश्व के, भारत के अंदर एक ग्रस्तनाथ समाज के किसी संगठन के कार्यकर्ता हैं और संगठन में एक निष्ठावान समर्पित कार्यशैली भी है आपकी, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका व्यवस्थित व्यवहार है भी है, जो समाज के हित में कार्य भी आता है, और आपकी अच्छी पकड़ होने के साथ साथ में इतनी ऊंचाइयों पर भी होने के बाद में क्या कारण है कि आप अपने ही आजकल के जो युवा नेता हैं, उन जैसे युवाओं के माला और साफे के ऊपर ही लगे रहते हैं आप? ये जो हमारे एक बार नवयुवक हैं, दोबारा जी। इन नवयुवकों के साफा और माला के ऊपर ही अधिकतर आप ज्यादा फोकस करते हैं, इसका कोई विशेष कारण? एक बार दोबारा आप प्रश्न थोड़ा-सा मैं सुन नहीं पाया ढंग से, अच्छे से। बिल्कुल बता देते हैं आपको कि इतने अच्छे कार्यशैली और कार्य होने के बाद में भी समाज के बीच में जो युवा है, उन युवाओं के सिर पर साफा और माला का पीछे, एक मैं इससे स्टेज के परहेज़ पीछे करता हूँ। मैं इससे जी, परहेज़ करता हूँ। उसका कारण? हाँ, मैं बताऊँ आपको दरअसल जो समाज में जो स्थिति है ना अभी आप तो ख़ैर पूरे अखिल भारतीय स्तर पर घूमते हैं, अलग राज्यों का आपको जानकारी है। मैं विशेष रूप से राजस्थान में हमारे जो है यहाँ पे द अलग-अलग जो है कुरीतियाँ वो जन्म लेती जा रही है ना? हम्म, पहले से जो चल रही थी वो कुरीतियाँ तो ठीक है, वो अज्ञानतावश चल रही थी और जैसे भी है। लेकिन अब हमारे जो पढ़े-लिखे शिक्षित जो लोग हैं, वो अलग-अलग कुरीतियाँ पैदा करते जा रहे हैं। अब वो पता नहीं किस कारण से हैं। अभी जैसे कि शोक सभाओं में जाते हैं तो वहाँ पे भी धूम-धड़ाके से जो है सम्मान करने की एक नई परंपरा अभी चालू हुई है। तो और हम्म, इसके अलावा जो हमारा ज़्यादातर जो युवा है, जैसे कि आपने बोला कि ज़्यादातर युवा माला-साफा में लगे रहते हैं, लेकिन मैं उससे परहेज़ करता हूँ कि मेरा यही कारण है कि कहीं न कहीं क्या रहता है ना जब ये चीज़ होती है तो मन में कहीं न कहीं अहंकार आ जाता है एक तो और दूसरा फिर प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है मतलब कि अब हम देखते भी है ना, ज़्यादातर आप देखोगे राजस्थान नाथ समाज के कोई भी क्रियाकलाप दिखेंगे, उनमें हर जगह बस एक ही चीज़ दिखेगी, खड़े हैं, गले में माला है, साफा पहना दिया, बस वो फ़ोटो। उसके अलावा उस मीटिंग का या फिर उस मिलन का समाज हित में क्या कोई हुआ है, वहाँ पे उन्होंने कोई समाज हित की कोई ये- चर्चा करी है, वहाँ समाज बंधुओं यानी को कि कुछ आपका कहने का तात्पर्य यही है, आपका कहने का तात्पर्य यही है कि समाज का जो एक कीमती समय के साथ में वहां की जो सभा है, उस स्थिति को देखते हुए हमारे समाज में कोई नई चीज उत्पन्न नहीं हो रही है, हम वही घिसे पिटे पुरानी चीजों को लेकर चल रहे हैं, पारदर्शिता के साथ में समाज का विकास नहीं हो पा रहा है।
बिल्कुल, मतलब कोई सभा होती भी है ना, तो उसमें बस केवल 2 ही काम होते हैं, माला पहनना और साफा पहनना बस, और वो सभा खत्म। उसके बाद में समाज हित की कोई चर्चा या वहाँ पे कोई समाज हित में कोई रेज़ोल्यूशन पास हुआ, कोई नीति बनाई, ऐसा एक कुछ होता ही नहीं है। कुछ 2-4 उदाहरण देना चाहेंगे आपके किन-किन विषयों पर कार्य होना चाहिए? मेरे ख़्याल से जो है, हम देखते हैं जैसे कि क्योंकि मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, उसके तरफ चारों तरफ समाज है, हमारी खुद की जाति भी है और अन्य को जातियाँ भी हैं, ठीक है ना? तो हो सकता है कुछ चीज़ें हमें नहीं आती हो, आती है तो अच्छा है लेकिन नहीं आती तो हम बाकी जो दूसरे समाज हैं, उनसे हम देख-देख के सीख सकते हैं। जैसे कि अनेकों समाजों ने उनकी एक व्यवस्था है जिसमें कि वो उनकी प्रतिभाएँ हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, अन्य किसी क्षेत्र में हो, वो उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। तो वो उनके वहाँ पे जैसे छात्रावास हो गए या फिर वहाँ पे कोचिंग निःशुल्क कोचिंग शिक्षा की व्यवस्था है, छात्रवृत्तियाँ देते हैं और जो उनका कुछ भी कल्चरल हो, जो इनकी किसी भी जाति की कोई संस्कृति हो, उसको बचाने के लिए वो काम करते हैं। समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हो, उनको दूर करने के लिए वो काम करते हैं और समाज एकजुट कैसे हो, समाज का संगठित कैसे हो, जिसके के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में जो है समाज की माँगें उठाकर उनका लाभ समाज को दिलवाया जा सके। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो कि समाज के संगठनों के माध्यम से होते हैं और होने होने चाहिए, चाहिए। होने चा होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अ, हमारा एक एक प्रश्न और है आपके लिए कि पिछले कुछ समय से लगातार आपके द्वारा सोशल मीडिया पे कई तरह के मुद्दे उठाए गए थे। तो उसकी वास्तविकता में आपके अंदर की पीड़ा क्या है? आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये बहुत ही विस्तृत विषय है और आपने जो नाम दिया है ये पीड़ा, वास्तव में ही ये बहुत मेरी पीड़ा है मतलब मैं गुरु गोरखनाथ जी की हम देखते हैं ना, हम देखते हैं आपके वीडियो देखते हैं, उन वीडियो में हमने देखा तभी ये शब्द हमने लिया है कि ये पीड़ा क्यों है? मतलब अगर कोई यकीन करे तो मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं अनेकों बार जो है समाज की स्थिति देखकर मैं रो देता हूँ, सच बताता हूँ। तो ये पीड़ा आज से पैदा नहीं हुई कि जैसे कि मैंने बचाया बचपन से ही, वो एक भाव आया है कि नहीं सब हमारा छोटा-सा समाज, ठीक है ना? क्योंकि पढ़ते हैं, हम देखते हैं पूरे समाजों को भी देखते हैं, तो जानकारियाँ भी आती है। तो एक समय ऐसा था जब हम छात्र जीवन में आए तो ये पूछते थे कि साहब योगी कौन होते हैं? मतलब लोग जानते नहीं थे इस तरीके के हमारे और हम मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ। मेरे कुछ रिश्तेदार भी, मेरे कुछ भाई-बंधु भी, हमने देखा है कि किस तरीके से अ, अन्य जातियों से जिनको समाज अछूत मानता है, नीची जाति मानते हैं, ऐसी जाति से भी माँग कर हम जीवन यापन करते। तो हम समझ सकते थे कि हमारे समाज की स्थिति किस प्रकार की समाज की स्थिति रही हो। वो एक दर्द कहीं न कहीं रहा। तो उसको मिटाने के लिए हमने भी प्रयास किए। मैंने मेरे व्यक्तिगत स्तर पे जो मुझसे होता था, वो भी मैंने प्रयास किए। लेकिन मैं पिछले दिनों से लगातार जिन दिनों म मुद्दे जो उठा रहा हूँ वो मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है और ना ही वो पूरे समाज को लेकर है। वो एक हमारा जो संगठन है 1980-81 में जिसकी स्थापना हुई राजस्थान नाथ समाज, उसकी कुछ कार्यशैली और उसकी जो वर्तमान स्थिति है, उसको लेकर मेरी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। आप देखिए 1980 से 2025 लगभग 45 साल हो चुके हैं, ठीक है ना? बराबर जैसा 45 मैंने बताया कि समाज के संगठनों के माध्यम से अनेकों तरीके के काम होने चाहिए, ठीक है ना? लेकिन हमारा ये 45 साल में जो संगठन हुआ, ये संगठन, तो इसके माध्यम से क्या हुआ है? अगर मैं यही हाँ, कुछ जानना चाहता उन्नति हूँ कि कुछ समाज उन्नति हुई। हाँ, समाज को भी यही बराबर। पूछना चाहता हूँ और जिनको नहीं पता उनको बताना भी चाहता हूँ कि भाई 45 साल हो गए मतलब आधा साल 100 साल का आधा लगभग मतलब 50 साल के लगभग हम 50% हो रहे हैं। लेकिन समाज को उससे हासिल क्या हुआ है? ये संगठन है कुछ उपलब्धियाँ जो हुई है, कुछ कार्यकाल में हो सकता है कुछ हुआ हो, लेकिन बाकी के इतने सालों में क्या हुआ? समाज अखंड पहले छोटा समाज विखंडित था, एकजुट नहीं थे, ठीक है ना? पहले अज्ञानता के कारण एकजुट नहीं थे, लेकिन अब जो वर्तमान में जो है, कुछ ऐसी क्रियाकलाप ऐसे हो गए हैं, जिससे कि समाज को जानबूझकर विखंडित किया जा रहा है। और पहले तो चलो एकजुट नहीं थे, अब स्थिति ऐसी है कि मनों में ज़हर ज़हर घुला हुआ है। भाई-भाई से लड़ने को तैयार है,
रिश्तेदार रिश्तेदार आपस में लड़ने को तैयार हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर केस मुकदमे करने तक की स्थिति है कि मनों में ऐसा आ गया कि साहब मैं इसको जेल में डलवा दूं, वो मुझे जेल में डलवा दे, और सोशल मीडिया पर लड़ते ही हैं, सामने भी फिर इस तरीके की स्थिति होती है। तो ये मतलब बिल्कुल। हम इच्छा सोचते हैं कि समाज एकजुट होना चाहिए, और ये तो स्थिति और भयंकर खराब होती जा रही है। आज मतलब आज के वर्तमान में देखा जाए तो पूरे भारत को एक स्तंभ, एक मजबूत स्थिति में पहुंचने के लिए, क्योंकि ये नाथ समाज में कोई छोटा समाज नहीं है। भारत के लगभग 6.5 लाख में से कम 3 लाख गांव भी अगर देखा जाए, और 9 नाथ को अगर एक साथ हम आकलन करने की भी कोशिश करें, तो अनुमानित 9 नाथों को मिलाकर 15 से 20 करोड़ के आसपास हम होते हैं। तो आज उसका भी एक राष्ट्रीय नेतृत्व होना चाहिए, एक सामाजिक नेतृत्व होना चाहिए। अभी जैसे कि अमित शाह जी ने दिल्ली के अंदर उन्होंने अपने समाज की घोषणा की थी, तो भाई उन्होंने भी एक नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व दिया ना उन्होंने भी। तो आज समाज को वास्तविकता में राष्ट्रीय नेतृत्व की आवश्यकता है। आपकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। हमारा अगला बिल्कुल। प्रश्न और शायद राजस्थान के मामले में मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, दर्शकों को जानकारी हो नहीं हो, मैं कुछ थोड़ी सी बताना चाहूंगा। अभी राजस्थान में स्थिति कैसी थी कि प्रदेश स्तर पे 2-2 अध्यक्ष, जिला स्तर पे 2-2 अध्यक्ष, तहसील स्तर पे 2-2 अध्यक्ष, मतलब ऊपर से और नीचे तक जो है एक 2 फाड़ है, वो नीचे तक होती जा रही है, और वो नीचे तक होते-होते ऐसा आ रहा है कि मतलब एक तो एक होना चाहिए, पहला छोटा-सा एक होना चाहिए, वो एक होने के बजाय अनेक टुकड़ों में बँटा हुआ है, और फिर उसमें भी इतना ज़हर घुला हुआ है। तो वो मेरी जय पीड़ा है गुलाम। कि साहब समाज एकजुट, जिस संगठन को एकजुट होने के लिए बनाया, ठीक है ना? समाज के माध्यम बराबर। से कुछ होना चाहिए, वो नहीं हुआ। इन्होंने कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा करने के लिए कुछ किया क्या? नहीं। हमारे समाज में प्रतिभाओं को बढ़ाने करने के लिए कुछ किया क्या? नहीं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इस उपेक्षा को झेला है। मैंने समाज के लिए कुछ किया छोटा-मोटा जो भी है, लेकिन उस टाइम पे उसकी कोई कदर करने वाला ही नहीं था कि नहीं साहब हमारे समाज में इस तरह की कोई उपलब्धि हुई है, तो इनको हमें कुछ आगे बढ़ाना चाहिए, इनके माध्यम से समाज को क्या लाभ मिल सकता है, इनको क्या लाभ मिल सकता है। ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं नहीं हो रहा है। मतलब समाज का केवल इसीलिए है कि वो संगठन जो है पदाधिकारी वो चुन लिए जाते हैं, या फिर वो ज़बरदस्ती बन जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं भगवान जाने, ना वो कभी हिसाब देते हैं, ना उनके माध्यम से और कुछ किया जा रहा है। वो केवल बस उनका ध्यान केवल है कि हम बन जाएँ। इसका तो तात्पर्य ये हुआ कि वो केवल समाज के कंधों पर चढ़कर, जहाँ जो गरीब समाज है जिसको कि हम सबको मिलकर ऊपर उठाना चाहिए, उसके बजाय वो समाज के बराबर, कंधों पर बराबर, चढ़कर और खुद खुद तो बराबर। ऊँचा चढ़ रहे हैं, लेकिन समाज को नीचे दबाए जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं मुझे पीड़ा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी पीड़ा को आज पूर्णतः से हम समझे हैं, और हमारे शायद दर्शक भी इस चीजों को समझ पा रहे होंगे कि एक भारतीय ग्रस्त नाथ समाज की वास्तविक में स्थिति और दशा क्या है। हमारे युवा साथी नरेश नाथ योगी जी ने जो समझाया, बात बहुत गहरी है समझने वालों के लिए। अगर उसको समझे तो हमारी समाज को वास्तविकता में एक दिशा दशा की आवश्यकता है। हमारा अगला प्रश्न है क्रमांक 4, जो हमारे विनोद नाथ जी पूछेंगे। विनोद नाथ जी, अपना सवाल कीजिए। आदेश आदेश जी। नेक्स्ट आदेश। सवाल है मेरा, क्या सोशल मीडिया पर इन मुद्दों को रखना सही है या गलत? धन्यवाद विनोद जी, आपने बहुत से लोगों की मन की बात रख दी, क्योंकि मुझे अनेकों बार टोकते हैं कि साहब नहीं सोशल मीडिया पे मत रखो, सोशल मीडिया पे मत रखो। तो हाँ। मैं एक बात तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि मेरा जो अकाउंट है ना? फ़ेसबुक अकाउंट है, मैंने 2 अकाउंट बना रखे हैं स्पेशली। आप मेरी भावना देख सकते हैं समाज के लिए कि मैं कितना समाज के लिए सोचता हूँ कि छोटी-सी बात कि मैंने बहुत सालों पहले जब मैंने फ़ेसबुक अकाउंट बनाए तो शुरू में ही मैंने 2 अकाउंट बना दिए थे। मुझे पता था, एक में मेरे केवल और केवल समाज बंधु है। मैं उसमें दूसरों को जोड़ता भी नहीं हूँ, और ना ही कोई मुझे उसमें जोड़ता है। दूसरा मैंने बाकी सब समाज के लिए रख रखा है, जिसमें कि बाकी मेरे सब समाज है। लेकिन ये जो अकाउंट है जिसपे कि आप सब जुड़े हुए हैं, जिसपे आप सब मेरी बातें देखें, उसमें केवल और केवल समाज बंधु है। तो एक बात तो ये स्पष्ट मैं कर देता हूँ कि जिनको लगता है कि नहीं साहब ये तो समाज पे बाकी समाजों को ऐसे दिखाते हैं, तो मेरे इसमें कोई नहीं दिखता। दूसरी बात, सोशल मीडिया कोई गलत चीज़ नहीं है। आज हम देखेंगे कि बहुत से अ, अनेकों अच्छे बदलाव जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं। सोशल मीडिया आज एक कम आज मेहनत में और डिजिटल कम परिवर्तन कम युग है। सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल पल में ख्याति पाई जा सकती है आज। बिल्कुल विज्ञान और तकनीकी का युग है। हाँ, बशर्ते हमें उसका दुरुपयोग नहीं करके उसका सदुपयोग करना चाहिए, बस। तो मैं इसलिए और दूसरा उसमें भी अ
मैं समझ सकता हूँ कि नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो राजस्थान समाज की जो स्थिति है, यहाँ पर अंग्रेज़ों के जैसे तानाशाही इस कदर हावी है कि कोई मंच ही नहीं है। समाज की बात रखने का कोई मंच ही नहीं है। इन्होंने जो एक मंच बना रखा है उसमें केवल 2 ही तरह के अभी-अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक समाज बंधु की पोस्ट देखी उसमें लिखा है कि वास्तव में समाज में आज 2 ही तरीके के लोग हैं, या तो जिनके पास धन-बल है, जिनके पास पैसा है, भले ही उनका चरित्र और किसी भी तरीके की कोई स्थिति हो, समाज को उससे कोई आदर्श नाथ मतलब योगी ये थे। इन लोगों को केवल या तो उनके पास पैसा है या फिर वो चाटुकारिता, मतलब या उन जो जैसा गिरोह है इनका जो गुट है, उसकी बातों में हाँ में हाँ करने वाला हो, ऐसे ही 2 लोगों की बात वो हो रही है। बाकी जो अगर कोई समाज हित की कोई बात, तीसरा बंधु इन दोनों कैटेगरी के अलावा कोई कर रहा है, तो या तो वो पागल है, या वो बेवकूफ़ है, या फिर वो समाज विरोधी है। इस तरीके की समाज में तानाशाही इस कदर है कि मतलब हम बोल भी नहीं सकते। अभी मेरे थोड़े दिन पहले मेरे ऊपर केस मुकदमा किया गया। मैं छात्र राजनीति से उठकर आया हूँ, राजनीतिक दल में भी रहा हूँ। आज तक मेरे जीवन में किसी भी तरीके के कोई पुलिस वो केस नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा व्यवहार इसी तरीके का है। मैं झगड़ालू या इस किस्म का कोई है ही नहीं मेरा व्यवहार ना। मैं सबसे प्रेम से छोटे बच्चों से भी मैं इज़्ज़त से और जी लगाकर बात करने में विश्वास करता हूँ। और आज के लेकिन यहाँ समय में तानाही तो इस हमारे कदर है समाज को क्रांतिकारी की आवश्यकता है नरेश नाथ जी। यहाँ तानाशाही इस कदर है कि मेरे जैसे बंदों के ऊपर भी मुकदमे हुए हैं और खबरें तो ऐसी भी आई है कि साहब जल्दी गिरफ्तार वारंट होगा गिरफ्तार। मैं तो चाहता हूँ मुझे खुशी होगी कि मैं जिंदगी में पहली बार जेल जाऊंगा और इस अच्छे काम के लिए जेल जाऊंगा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे एक बार जेल भेजा जाए। तो एक बार जो ऐसा होगा ना, अभी तक तो मैं ये क्या है कि सोशल मीडिया पे केवल समाज के माध्यम ही रख रहा। लेकिन अगर मैं जेल जाता हूँ, तब लोगों को पता लगेगा कि साहब ये अब तब ये बात जो है केवल समाज में ही नहीं रहेगी, तब ये सरसों-समाज में अपने आप जाएगी। और गिरफ्तार बराबर। करने वाले, करवाने वालों को भी पता लग जाएगा कि उन्होंने किस मधुमक्खी को छेड़ा है। तो यहाँ पे तानाशाही अंग्रेज़ों की भाँति जो है यहाँ पे हम अपनी बात रख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ठीक है ना? ऐसी स्थिति है। इसलिए सोशल मीडिया का जो है एक उपयोग मुझे करना पड़ा है। बहुत सराहनीय बात। एक बात है नरेश नाथ जी, हम जी। आप पर एक आरोप लगा रहे हैं। हम आप पर एक आरोप लगा रहे हैं कि आप वरिष्ठों का सम्मान नहीं करते, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। मुझे पता है कि ये कहीं न कहीं आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, किसी ने पोस्ट किए हुए हैं कि साहब मैं वरिष्ठों का सम्मान नहीं करता। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप वरिष्ठ हैं? आप हाँ। मैं मानता हूँ कि आप वैसे उम्र में भी वरिष्ठ हैं और राजस्थान नाथ समाज में आपका जैसा हो सकता है बहुत से लोगों को आपकी जानकारी नहीं हो, लेकिन आपने भी एक महान काम किया है। अखिल भारतीय स्तर पर आप जो एक नाथों का डेटा या फिर नाथों को एकजुट करने का जो काम कर रहे हैं, वो भी बहुत कम नहीं है। आप वरिष्ठ हैं ना? उम्र में भी वरिष्ठ और आपके काम भी वरिष्ठता वाले हैं। आप मुझसे जब से जुड़े हैं, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि 1% भी कि कहीं ऐसी बात कोई आई हो? हाँ, प्रश्न खड़ा करने का हमारा मकसद ही यही था कि हमारे बीच में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी त्रुटियाँ हो रही है या कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं कि जो एक समाज के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कहीं न कहीं गिराने का प्रयास किया जा सकता है। तो जी, मैं यह प्रश्न हमने मैं इसलिए मैं खड़ा किया था, उन तक भी यह बात पहुँचे कि नहीं, हमसे जब से जुड़े हैं नरेश नाथ और नरेश नाथ से जब से हम जुड़े हैं, तब से जी, कभी उन्होंने हमें हमारे कई कड़वे शब्द भी रहे हैं, लेकिन कभी उस नज़र से और उस भाव से और ना कभी शब्दों से हमें ऐसा महसूस हुआ कि भई नरेश नाथ जी जो वरिष्ठों का सम्मान नहीं करते। तो इस बात से जी। हम भी आई आपके एग्री विद यू। आपके माध्यम से ये स्पष्ट है और मेरा तो व्यवहार मैं खुद नहीं बताऊँगा, आप मैं जो मुझे जानते हैं, जो 100 लोगों में से आप 100 लोगों से अगर बात करेंगे, तो 90 लोग जो हैं वो बता देंगे कि मैं कैसा हूँ। हाँ, 10 लोग जो हैं वो ज़रूर वो करेंगे। अब मैं उनमें बता देता हूँ वो 10 में किस तरीके की कैटेगरी है, ठीक है ना? वरिष्ठ तो जो है वो केवल उम्र से नहीं आती, है ना? कर्मों से भी कुछ वरिष्ठता होती है और होती है। भगत सिंह हम जानते हैं आज़ादी जो भारत की आज़ादी में जो एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रहा भगत सिंह। आप क्या मानते हैं कि वो अंग्रेज़ों से ये कहता कि लॉर्ड कर्ज़न जी, लॉर्ड माउंटबेटन जी, जनरल डायर जी, हमें आज़ाद दे दो, हम हाथ जोड़ते हैं। ऐसा आपको लगता है कि ऐसा करने से वो अंग्रेज़ माँग कर जाने वाले थे? नहीं ना? बराबर तो नहीं। उन्होंने भी जो है कुछ ऐसे तरीके अपनाए जिससे कि उन जो बहरों को जो है, उनके कानों में कुछ आवाज़ नहीं, सुनाई दी। नहीं। तो मेरा फिर भी मैं उस कदर कभी वो नहीं है, मैंने मेरी बात रखी है, मैं कड़वा बोलता हूँ लेकिन कभी भी कोई अभद्र, गाली-गलौज या किसी तरीके की नीची बात जो है मैंने कभी भी प्रयोग में नहीं ना तो ली है
मेरा इतना कहना है कि जो यहाँ पे अपने यहाँ पे हो रखी है, जो है वो तो एक तरीका कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि जिससे कि बात लोगों को समझ में आए कि नहीं साहब ये बात तो समाज हित में जायज़ है और सुननी चाहिए और समाज हित में ये बात उठेगी, तो उसका फ़ायदा समाज को ही होगा। तो वरिष्ठता में मैं कभी भी और फिर भी अगर किसी को लगता भी है, तो मैं तो आज बोलता हूँ कि मेरा 1% भी इसमें व्यक्तिगत कोई वो नहीं है। आप अगर कल के कल आदेश करेंगे, तो आप सभी लोगों को इकट्ठा कीजिए। मैं तैयार हूँ, मैं सबके चरण धोकर सभी के सामने मुझे कतई शर्म नहीं है हाँ, क्योंकि मेरा तो ऐसा स्वभाव है, ना सम्मान का मोह है, ना अपमान का भय है। आप बोलेंगे मैं सबके सबके चरण धोकर पीने को तैयार हूँ, लेकिन वो जो हमारा ये जो गरीब और छोटा-सा समाज है भोला-भाला समाज है, इसके साथ छल-कपट बंद करके और इसको दबाने के बजाय इसको आगे उठाने का प्रयास करें। मैं सबके सामने आप बोलेंगे नाक रगड़ कर, उनके पैर पकड़ कर, उनसे हाथ जोड़कर, पैर धोकर पीने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे इस समाज के साथ जो है छल-कपट नहीं हो, समाज बहुत पहले ही बहुत पिछड़ा हुआ है और वो आगे बढ़ने के बजाय और पिछड़ता जा रहा है। मुझे बस केवल इस बात की वो है। इसके लिए अगर मुझे फिर कड़वा बोलना पड़ेगा, तो फिर मैं बोलूँगा इसमें कोई नहीं है। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर इन सब से जो भी सुन रहे हैं, जिनको पता है कि साहब वो क्या कर रहे हैं समाज के साथ, उनसे अभी अगर सुन रहे हैं तो मैं तो अभी हाथ जोड़ता हूँ और कल वो बुलाएँगे जहाँ मैं आने को तैयार हूँ, उनके पैर पकड़ लूँगा कि साहब अब हम जो समाज है, वो समाज के हाथों में छोड़ते हैं। अब हम कोई समाज के साथ छल-कपट नहीं करेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप सँभालो, ये समाज जाने, समाज का काम जाने। अगर वो इस तरीके का भाव रखते हैं, तो मैं तो उनके सबके सामने हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के बिल्कुल झुकने को तैयार हूँ। क्योंकि मुझे मेरा व्यक्तिगत कोई ना अहंकार है, ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, ना और कोई है। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, समाज हित में मुझे जितना भी झुकना पड़ेगा, मैं झुकने को तैयार हूँ। मैं कोई वरिष्ठों का अपमान करने का ना हाँ। उद्देश्य है, ना किसी को और। आपने अपनी ओर से बात बहुत अच्छी रखी है, उसके लिए आपको साधुवाद एवं धन्यवाद है। और आपकी कार्यशैली को भी बाबा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद बना रहे और प्रखर हो वो, और समाज हित में जाए, हमारा भी आशीर्वाद है आपको। हमारा छठा सवाल है जो विनोद नाथ योगी जो हमारे अलवर से, कहाँ गए? चलिए हम एक प्रश्न कर लेते हैं, आप जब तक विनोद नाथ जी आते हैं। राजस्थान नाथ समाज में ऐसी कौन सी समस्या है जो आप बताना चाहेंगे? उस पर संक्षिप्त में, ज्यादा लंबा समय ना देते हुए संक्षिप्त में टिप्पणी करें, ताकि कम शब्दों में समाज को, क्योंकि प्रश्न और भी हैं, समय की व्यथा को समझें आप। मैं मान रहा हूँ लेकिन तो वो क्या बता मन के भाव ऐसे हैं ना कि वो सब थोड़ा वो हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो भी बराबर। आपकी बात हो जाए। जी, अगर तो समस्या समाज अगर आज हमारी इस डिबेट से, इस नाथ की चौपाल से अगर संतुष्ट होगी, तो अगला फिर नेक्स्ट किसी न किसी बंधु बांधव को लेकर आएंगे, ताकि वो समाज एक विकसित दिशा में जाए और जन जन तक वो खबर पहुंचे और वो व्यक्ति भी पहुंचे जो समाज के हित में आगे बढ़ रहा हो। तो कृपया जी, आप अपने कम शब्दों में तो प्रश्न का जवाब दें। जैसा कि आपने पूछा है कि समस्या, तो मैंने आपको जैसे शुरू में बता दिया था कि पीड़ा तो जो वो है ये है कि समाज का संगठन है। मेरी जो अभी मुख्य लड़ाई है ना, वो यही है कि हमारा जो समाज का संगठन है ना राजस्थान नाथ समाज, जिसका कि 1980-81 में जिसका पंजीकरण हुआ, वो अभी एक तरीके से बंधक बना हुआ है, ठीक है ना? वो कुछ चंद हाथों में है। मैंने आपको बताया कि भई समाज के संगठनों का क्या होना चाहिए, किस तरीके से उनका उपयोग होना चाहिए, किस काम में आना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। वो अभी और वो हो क्यों नहीं रहा है कि वो चंद ऐसे हाथों में वो अभी जकड़ा हुआ है, यानी कि उनकी कोई प्रोग्रेसिव सोच ही नहीं है। उनकी जो सोच है वो केवल यहाँ तक है कि समाज के संगठन के माध्यम से क्योंकि हो सकता है उनकी खुद की कोई पहचान नहीं हो, तो इस संगठन के माध्यम से उनको एक नाम मिल रहा है। इसके माध्यम से उनको समाज बंधु इसकी उनको जगह पर एक प्रश्न हमारा खड़ा होता है कि क्या आप जिसे संगठन संगठन कह रहे हैं, वह एक संगठन है? बिल्कुल 1980-81 में जिसका पंजीकरण करवाया है, मतलब ये एक संस्था जो है, राजस्थान नाथ आप समाज संस्था पंजीकृत कहें या संगठन कहें, आप एक पहले क्लियर करें, आप संगठन कहें या संस्था कहें? अभी उसको हम संस्था कहेंगे क्योंकि जिसमें संगठन ही नहीं है, तो वो फिर संगठन कहाँ से हुआ? अभी तो बराबर। विघटन है ना? तो जो संस्था बिल्कुल। है, वो संस्था के माध्यम से संगठन होना चाहिए था। संगठन का जी। काम उस संस्था के माध्यम से होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ है। और भी अनेकों ऐसे काम हैं जो संस्था के माध्यम से होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हुए हैं। तो उसके पीछे की जो कारण है वो ये है कि अभी वो एक
चंद ऐसे हाथों में अभी बंदी हुई है, जिनका की कोई प्रोग्रेसिव सोच नहीं है। उनका केवल एक उद्देश्य है कि इसके माध्यम से उनका कुछ नाम हो जाए, समाज में उनको बुलाने लग जाए, उनको माला साफा पहनने को मिल जाती है समाज में इस बहाने से और अपनी जो कुछ राजनीतिक या अन्य और कोई महत्वाकांक्षा है, बहुत से लोग तो संगठन के नाम पे चंदा भी ले रहे हैं, उनकी घर गृहस्थी भी इसी से चल रही है और बहुत से लोग इसके माध्यम से अपना व्यापार कर रहे हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने कि व्यापार के नाम पे समाज बंधुओं को छला है, उनके साथ में धोखा किया है, ऐसे अनेकों मैं नहीं बोलता, मुझसे अनेकों वरिष्ठ लोग हमें बताते हैं कि यार ये फलाने सिंह जी ने समाज के नाम पर ऐसा-ऐसा हमारे साथ ऐसे किया, प्लॉटों में गड़बड़ी करी, प्लॉट हमको बेच दिए, फिर उसके पैसे नहीं दिए, प्लॉट हमारे नाम नहीं करवाए, ऐसे पैसे लौटाए। ऐसे अनेकों काम ऐसे हुए हैं, तो ये संगठन का दुरुपयोग एक तरीके से है। तो मेरी समस्या यही है कि ये जो तानाशाही अभी चल रही है गुलामी वाला और उसका उदाहरण क्या है कि 2010 से मैं जुड़ा, 2010 की मेरी सदस्यता की रसीद है, ठीक है ना? उसके बाद में 11 में हमारे एक चुनाव हुए सीकर से जो गणेश नाथ जी उस समय बने, तो अब से पहले तो हमें जानकारी भी नहीं है कैसे क्या किसने क्या किया। लेकिन गणेश जी और जो मैं बता रहा हूँ जो चंद हाथ हैं, इनकी मानसिकता क्या हो गई कि जो समाज है वो उनके इशारे पर चले। वो जैसा चाहे समाज वैसा करे मतलब एक तरीके से समाज को ऊँचा उठाने के बजाय अपने पैरों के नीचे दबाकर अपना गुलाम बनाकर रखने की उनकी मानसिकता हो गई। वो जो संस्था जो है, इसमें भी कोई पदाधिकारी भी आया तो उनकी मानसिकता यही है कि साहब ये हमारे हिसाब से यही काम करे। तो 2011 में जो आए अध्यक्ष जी गणेश जी, तो वो गणेश जी थोड़े अच्छे समझदार इंसान हैं। इन्होंने उस टाइम पे भी सौदा करा। इनकी मानसिकता कैसी हो गई अब इन संस्था के माध्यम से ये पूरी तरीके से कैपिटलिज़्म हो गए, पूँजीवादी हो गए। तो उन्होंने ये हमेशा जो है पैसे वालों को ही पकड़ते हैं। कभी इनकी ओर से ऐसा नहीं होगा कि साहब ये समाज का सामान्य आदमी है, इसकी समाज के प्रति भावना है, इसके विचार ऐसे हैं कि जो समाज को आगे बढ़ा सकता है, इसको हम आगे बढ़ाएँ, नहीं। ये हमेशा पैसे वाले को पकड़ते हैं। 2010-11 में भी इन्होंने सौदा किया 15-16 लाख में। उसमें से कुछ पैसा स इसमें लगाया होगा, छात्रावास में कुछ पैसा इन्होंने अपनी जेब में रखा होगा। उसके बाद में फिर आगे भी इन्होंने जो है बहुत ऐसे ही अभी एक गलत जो प्रक्रिया चालू कर दी कि हर बार जो है ये पैसे वाले को जो है अपने चंगुल में फँसाकर, उसे बहला-फुसलाकर, उसे कोई झूठे प्रलोभन देकर कि साहब आपको ये टिकट दिला देंगे, आपको ये कर देंगे और संस्था उनके नामों पर उनको संस्था के समाज के ऊपर ज़बरदस्ती थोप देते हैं कि साहब ये फलाना सिंह तुम्हारा अध्यक्ष हो गया। भले ही उसमें कोई काबिलियत है या नहीं है, तो ये सरासर गलत है। मेरा ये समस्या जो है और गणेश नाथ जी को भी इन्होंने काम नहीं करने दिया। बाकायदा उसके फलस्वरूप क्या हुआ 12 सालों तक जो है संघर्ष चला। 12 सालों तक जो है इन्होंने इसको मूंछ की लड़ाई बना देखिए ली। ना तो विषय विषय जी, ऐसी कौन सी समस्या है जो आप बताना चाहते हैं, एक बार संक्षिप्त रूप में बताइए ताकि समाज अब को थोड़ा सा, क्योंकि अभी समय के प्रश्नों के अनुसार, क्योंकि आपके साथ में जो अनमोल समय आपने दिया है, थोड़ा सा कम जी, जी। शब्दों में कि नेक्स्ट हमारी जो अगले अगले भाग में रहेगी नाथ की चौपाल में, अभी उसमें हम क्लियर कर लेंगे। संक्षिप्त अभी में अभी जो बताइए। समस्या जो है ना, एक तो यही तानाशाही मानसिकता वाली, समाज को अपनी गुलाम समझने वाली, ठीक है ना? और जिस तरह से ये पैसे वालों के हाथों में समाज को हर बार सौदा करते हैं, वो एक समस्या है और एक दोगलेपन की। दोगलापन इस कदर वो हो गया है कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं, समाज सुधारक बोलते हैं, उनका खुद का ही कर्तव्य ऐसे है, बोलने में कुछ है, करने में कुछ है। जैसे कि एक छोटा-सा उदाहरण दूँ मैं अंतर्जातीय विवाह के ऊपर मैं मेरी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था है। मैं मेरा व्यक्तिगत उसमें रंग नहीं रखना चाहूँगा, ठीक है ना? समाज को जो स्वीकार्य हो। लेकिन एक पैसे वाला अगर कोई अंतर्जातीय विवाह कर लेता है, ऐसा हुआ है जालोर सिरोही में एक मठाधीश है, उन्होंने कर लिया। तो उनको कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमारे ही दोसा बांधीकुई में एक युवा साथी ने ऐसा कुछ किया, तो उसके ऊपर सब चढ़ गए, उसके ऊपर सब उँगली उठाते हैं कि साहब इसने ऐसा किया है। तो मैं ये मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, सही है, लेकिन जब ये गलत है, तो वो गलत क्यों नहीं है? तो इस तरीके की जो बिल्कुल। मानसिकता है ना कि इनके लिए पैसे वाले की गलती तो गलती नहीं है और कोई कमज़ोर है बेचारा साधारण है, तो उसके ऊपर ये सब हावी होने की उनके कोशिश करते उनके हैं। आरोप प्रत्यारोप दंडात्मक कार्रवाई सभी कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, तो ये इस हमारे तरीके से समाज दर्शक में श्रोताओं को, जो हमारे दर्शक श्रोताओं को, दोहरी मानसिकता के हमारे कारण दर्शक, समाज का बहुत नुकसान हो रहा है, वो नहीं होनी चाहिए। बहुत 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 सराहनीय बात कही आपने। अपनी समस्या, और हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोतागण हैं, समाज के जितने भी बंधु बांधव हैं, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि हमारे नरेश नाथ जी ने जो प्रश्न के ऊपर जो उत्तर दिया है, बड़ा सराहनीय दिया है। तो यह समाज की समस्या है और उसे सुलझाने के लिए समाज के, राजस्थान के 41 जिले, 429 लगभग तहसीलें, वहां तक के हर व्यक्तियों को
समाज हित में आगे आना होगा और इन चीजों के ऊपर समाधान करना पड़ेगा, इन समस्याओं से निपटना पड़ेगा। चलिए, हमारा 7वां जो प्रश्न है, वह 8वां जो प्रश्न है, यह हमारे 8वां जो प्रश्न है विनोद नाथ जी करेंगे। विनोद नाथ जी कृपया अपना प्रश्न दोहराएं, बताएं। जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख धंधा शब्द के अनैतिक कार्य में उपयोग को लेकर आपका क्या विचार है? मैं तो बहुत छोटा वो हूँ, मैं गुरु गोरखनाथ जी की महिमा और उसके में तो बोलने का मैं साहस भी नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो दर्शकों के बात पहुँचाना चाहूँगा कि निश्चित रूप से गुरु गोरखनाथ जी के ऊपर हमारी अटूट आस्था है पूरे नाथ संप्रदाय की। तो गलत कार्यों में जो इस शब्द का उपयोग हो, वो कतई असहनीय है और पूरा समाज जो है इसके खिलाफ जो है, हम समय-समय पर बात बात उठाते भी हैं, समाज बंधुओं को उठाती रहनी चाहिए। लेकिन इसका एक स्थायी समाधान भी कहीं न कहीं होना चाहिए। तो ये जो मैं जो संस्था के माध्यम से मैं आपको बता रहा था, उसमें एक काम ये भी है, 45 साल हो गए, आज तक ये एक छोटा-सा काम जो है, ये इनके माध्यम से नहीं हो पाया है। क्योंकि वही सोच ही नहीं है, मतलब समाज हित में तो इनकी सोच है ही नहीं ना कहीं। तो ये सब कारण है जिनसे कि हमें फिर बेबाक होकर बोलना पड़ता है। तो इस बारे में दूसरा मेरा मत ये है कि हम गृहस्थ जो नाथ हैं, वो तो ठीक है, उन्हें इतनी पीड़ा होती है, लेकिन मैं अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, तो गुरु गोरखनाथ जी के जो अनेकों मठ हैं, पूरे देश भर में, उनके जो भी सेवक हैं, जो मठाधीश गुरु हैं। मैं साधु महंत हैं, उन सबको मैं विनम्र जो है एक निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं और हकीकत में बताऊँ अभी हम केवल नाम के जो है नाथ हैं, हम केवल जाति एक जोगी जाति हैं। नाथ संप्रदाय का तो ये तो अथाह है और हमें शायद आता ही नहीं है, क्योंकि ना तो कोई सिखा रहा, नाथ संप्रदाय की जो विधियाँ हैं, उसकी जो अनेकों ऐसी विशाल संस्कृति है, वो हमारी पीढ़ी को सिखाई नहीं जा रही। तो अभी हम केवल बराबर, नाम के नाथ हैं। उदाहरण देना चाहेंगे, हमारे कुछ जगह उदाहरण देना चाहेंगे। शिक्षा है, बिल्कुल, संस्कृति है, सभ्यता है, रीति है, वो रिवाज है, यंत्र वो तो है, हमारे मंत्र है, अनेकों तंत्र है, अनेकों योग है, साधना है, बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी अनेकों चीजें ऐसी है हैं। जो कि हमारी पीढ़ी को सिखाई जानी चाहिए, लेकिन कोई सिखा नहीं रहा। तो हम केवल नाम के नाथ रह रहे हैं, हमें नाथ की कोई विद्या हमें नहीं आती है। तो इससे ज़्यादा जो हमसे ज़्यादा पीड़ा जो है, जो गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर जिनके मठ चल रहे हैं, जो उस मठ के सेवक हैं, पुजारी हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमसे ज़्यादा जो है इस बारे में पीड़ा आपको होनी चाहिए और इसको मुद्दे को जो है अगर सब जो साधु महंत मिलकर अगर इसको विशाल ल स्तर पर उठाएँगे तो निश्चित रूप से इसमें सरकार को इसमें समझना पड़ेगा और इस पवित्र शब्द की जो है पवित्रता को बनाए रखना पड़ेगा। इस जगह हम बोलना चाहेंगे नरेश नाथ जी कि जी, हमारे भारत के अंदर जितने भी हमारे दर्शनी संप्रदाय हैं, उनके और हमारे बीच में दो तरह से विभाजन है। जी, दर्शनी संप्रदाय की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वह है गृहस्थनाथ लड़ रहा है। जी, गुरु गोरक्षनाथ जी के नाम से अवैध अशोभनीय नाम से उनको टीका टिप्पणी की जाती है और उनका नाम खराब किया जाता है, जी, जबकि उनका हमसे ज्यादा संबंध दर्शनी संप्रदाय का है। बिल्कुल। गृहस्थ समाज का जो अगर देखा जाए कि गृहस्थ नाथ समाज कौन है, तो उन्हें दायित्व दिया हुआ है और मिला हुआ है कि वह भगवान भोलेनाथ की सेवा करें, वह परम पिता परमात्मा उनके हैं और आपके जी, गुरु कोई है तो वह बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी हैं। जी, तो गुरु के रूप में गुरु गोरक्षनाथ जी हैं और पिता के रूप में हमारे भोलेनाथ हैं। तो दर्शनी संप्रदाय की लड़ाई भी अगर उस शब्द के ऊपर अगर कोई लड़ रहा है तो वह गृहस्थनाथ समाज लड़ रहा है और इन दर्शनी संप्रदाय को गृहस्थनाथों की चिंता नहीं है। होनी चाहिए। अगर वो अगुवाई करेंगे तो हम सब पीछे हैं और इस बराबर, लड़ाई में हम देखिए फिर जीतेंगे। इस जगह पर अगर देखो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो क्रिश्चियन समाज हो, चाहे वो जैन समाज हो, समाज कोई भी हो, अपने गुरु के शरण में चलती है, क्योंकि जी, गुरु बिन ज्ञान नहीं और गुरु बिन मुक्ति नहीं। तो गुरु के शरण में ही चलती है, परमात्मा तक पहुंचाने का भी कार्य गुरु करते हैं। तो हमारे जो दर्शन संप्रदाय के जो गुरु हैं, वह गुरु आज अपने उस कर्म को लेकर बैठ चुके हैं, आगे बढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, ग्रस्त समाज को भी साथ में ले जाना और लाना, जबकि ग्रस्त नाथी उनकी लड़ाई लड़ रहा है। तो बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया।
अगला नवा प्रश्न भी है हमारे विनोद नाथ जी पूछेंगे, गायब हो गए फिर क्या? चलिए हम भी पूछ लेते हैं। वैसे तो सर्व समाज में आपने समाज का नाम रोशन किया है, उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई बड़ी विशेष उपलब्धि समाज हित में है? अ, मैं देखो वही मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बनने वाली बात पे यकीन नहीं करता, है ना? और मेरी एक वो भी है कि मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर आपको कभी नहीं मिलेगा देखने को। मैं जो कहता हूँ, वो करता हूँ और जितना मैं कह देता हूँ, फिर वो करता ही हूँ। भले ही प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो वाली अपनी स्थिति है। तो जब से मैंने सीखा है, मैंने समाज के लिए पीड़ा जो रही है समाज का जब हमसे पूछा जाता था कि साहब योगी कौन होते हैं? तो मैंने 16-17 साल की उम्र में जयपुर की महाराजा कॉलेज है, राजस्थान की सबसे बड़ी साइंस कॉलेज है, उसमें चुनाव लड़ा। जब उस समय हमारी गिनती के 4 से 5 वोट समाज के थे बस, और कोई समाज का वो नहीं था उसमें। उसमें मैंने चुनाव जीता है, तो एक जब वहाँ पे बोर्ड पे जब लगा कि साहब नरेश कुमार योगी, तो वो एक मन को कहीं न कहीं होता है कि साहब योगी समाज का। उसके बाद में अनेकों ऐसे अवसर आए, मैं छोटी-सी उम्र से ही बड़े-बड़े बड़े-बड़े जो शख्सियत है देश की, उनके साथ में सीखने का, काम करने का अनुभव मिला और अभी इन वर्तमान के इन चुनावों में भी देश की सबसे बड़ी पार्टी के द्वारा मुझे 2 अलग-अलग विधानसभाओं की प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ दी गई, वो भी मैंने अच्छे से निभाई है। वहाँ पे जो जिन विधानसभाओं में मैं गया, केकड़ी, लालसोट, वहाँ के समाज बंधु जो मेरे संपर्क में आए, वो बता सकते हैं कि मेरी कार्यशैली और समाज को लेकर मेरी भावना किस तरीके की है। मैं जहाँ भी गया, मैंने समाज को एकजुटता पे ही बल दिया। केकड़ी जैसा क्षेत्र ऐसा था, जहाँ पे कोई मंच ही नहीं था कि समाज बंधु कोई एक जगह इकट्ठा हो जाए, उनका कोई ऐसा मंच। मैंने वहाँ जाकर उनका एक ऐसा मंच तैयार करवाया। आज अजमेर में अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो आया जिसमें कि अजमेर के सब बड़े-बड़े वो बन रहे हैं। लेकिन वहाँ क्षेत्र में कोई ऐसा एकजुटता की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मेरे मन में हमेशा यही रही है और मैं कोई बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं किया। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, मेरा जो गाँव है आज मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप कोई बहुत बड़ा काम मत कीजिए। आपका जो खुद का ना जो गाँव है, आपकी जो गली है, आपका जो क्षेत्र है ना, उसमें अगर आप समाज को एकजुट कर पा रहे हैं, तो वो ही सबसे बड़ा काम है, बजाए कि आप फालतू की नेतागिरी इधर-उधर करने के। तो आज मुझे बहुत व्यक्तिगत रूप से ये विशेष विशेष उपलब्धि मैं इसी को मानता हूँ कि मेरा जो गाँव है, वो हम एकजुट हैं, ठीक है ना? क्योंकि शुरू में तो विचार ऐसा रहता नहीं तो हम तो 7 जातियों का अन्न खाने वाले हैं, तो 7 तरह की बुद्धि रहनी है। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया, हमारे जो युवा हैं, उनको हमने सबको एकजुट रखा है और ये कब हुआ है, जब मैंने करके दिखाया है। जब खुद के जीवन में सुचिता होती है, चाहे वो सामाजिक हो, नैतिक हो, आर्थिक रूप से हो, हमारे कोई ₹1 का कोई किसी तरह का दाग नहीं लगाए, हम समाज के हर कार्य में बराबर के सहभागी बने, ना कि समाज के दूसरों के ऊपर हम बोझ बने। तो ये मैंने जब करके दिखाया तो उनको भी भरोसा हुआ कि नहीं, ये सही है। तो आज जो मैं बोल देता हूँ मेरे गाँव में, वो सबको मान्य होता है। ये मेरे लिए विशेष उपलब्धि है। जबकि आप देखेंगे तो हमारे जो बड़े-बड़े जो लोग हैं, जो अपने आप को समाज का ठेकेदार बताते हैं, उनकी हकीकत ये है कि उनका जो गाँव, गली, जो क्षेत्र है ना, उसमें उनके परिवार वाले ही अगर आप देखेंगे ना, बहुत से तो मुँह पे भी बोल देते हैं और बाकी पीठ पीछे उनकी बुराई ही करते हुँ। मिलेंगे, कि साहब इन्होंने हमारे समाज को यहाँ हमारे यहाँ जो गाँव में है समाज का इस तरीके से बिगाड़ा कर रखा है। कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ साहब फलाना सिंह जी जो है, ये ठेकेदार जी जो है, इन्होंने हाँ समाज को यहाँ पे एकजुट कर रखा है। उन्होंने वहाँ भी खंडन करा है क्योंकि उनकी सोच ही जो है स्वतः केवल खुद तक सीमित है बस। वो दूसरे को ना तो बढ़ आगे हमारी आगे समाज बढ़ते हुए को देखना चाहते हैं। जी, हमारी समाज को आप जैसे सेवाभावी, कर्मठ, जुझारू जो सक्रियता से भूमिका निभाते हैं, ऐसे की आवश्यकता है। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला प्रश्न जी। है 9वाँ, वो हमारे विनोद नाथ जी पूछेंगे अलवर से। 9वाँ प्रश्न। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनटी आंदोलन में नाथ समाज को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा ये मुद्दा आपने लिया है विनोद जी, बहुत ही अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है, तो इससे पीछे मैं थोड़ा-सा एक इतिहास में आपको लेकर जाना चाहूँगा कि गुर्जर जो अभी एमबीसी में गुर्जर जाति जो एक है देश की, वो अभी एमबीसी में है राजस्थान में, ठीक है ना? तो ये अपने आप तो आई नहीं, इन्होंने भी उस समय संघर्ष किया। इन्होंने उस समय जो है आंदोलन किया और उसका उनको परिणाम मिला। उस समय हमारे समाज के पास भी मौका था
कि समाज उसमें सहभागी बन जाता, तो आज हम भी उनके साथ में इसका लाभ कहीं न कहीं ले रहे होते। तो ये भी एक जो मेरी पीड़ाएँ हैं, उनके अंदर एक ये भी पीड़ा है कि आज समाज के इतने ठेकेदार बनते हैं, समाज को गुमराह करते हैं, लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि जब उस समय आरक्षण हो रहा था, तब तो यही लोग थे। तब तो आप और मैं और ये लोग तो थे ही नहीं। लेकिन जब ये लोग थे, उस समय उन्होंने उसमें सहभागी नहीं हुए और उसका दंश जो है समाज को अब भुगतना पड़ रहा है। तो ये किस मुँह से जो है अपने आप को समाज हितैषी बताते हैं और समाज के ठेकेदार बनते हैं। इनके कर्म देखे जाएँ ना तो अनेकों इनके ऐसे कर्म हैं जो कि समाज को इनके सवाल पूछने लायक हैं। तो इसका ये भूमिका ही रही है, हम उससे भुगत चुके हैं। अब फिर से हमारे पास एक ये मौका है डीएनटी, जैसे कि जानते हैं कि घुमंतु, विमुक्त घुमंतु और घुमंतु विमुक्त, ये जो जातियों की एक जो श्रेणी केंद्र सरकार ने भी बनाई है और उस हिसाब से राज्यों को भी काम करना है। तो उसके अंदर वास्तव में ही समाज की ऐसी पिछड़ी जातियाँ हैं, जिनकी कि आज तक किसी ने सुध ली ही नहीं। ये तो वर्तमान सरकार जो है हर गरीब की जो सोच रखती है, उन्होंने वास्तव में देखा ही नहीं, ये तो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग तो ये है। जिनके पा आज हम सोच सकते हैं कि आज हमारी और आपकी सबकी पहचान है, लेकिन ऐसा वर्ग जिसकी कोई पहचान ही नहीं है। आधार कार्ड हम सबकी पहचान मानते हैं। अनेकों ऐसे ही समाज के बंधु हैं जिनके की कोई पहचान ही नहीं है, उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनका कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, तो इससे ज़्यादा पिछड़ा तो और कौन होगा? तो ऐसे वो वर्ग के लिए जो है सब सरकार भी प्रयास कर रही है और जो कुछ कमियाँ हैं, हमें लगता है कि नहीं ये और माँग होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो समाज को एकजुट होना और जैसे भी ज़रूरत पड़े, अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में एक आंदोलन हुआ, सबको ध्यान में है। उसमें डीएनटी की सभी जातियों ने आंदोलन किया। उसमें ऐसा नहीं कि रबाई नाथ समाज ने और उसमें उसमें भी हमारे जो ये जो ठेकेदार थे समाज के, वो गायब थे। फिर मैं बार-बार मेरी वही पीड़ा निकलती है क्योंकि इनके ऐसे अनेकों कर्म है ना कि जितना इनको गालियाँ दी जाए ना उसके लिए कम है। इन्होंने समाज के लिए इतना दंश वो कर रखे हैं ना जो एक-एक चीज़ गिनाने लायक है। तो उसमें भी ये ठेकेदारों की कोई सहभागिता नहीं रही। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा समाज के उन युवाओं का जो कि अपने बलबूते पर संघर्ष करके कैसे-तैसे जो है समाज का नाम जो है इस आंदोलन में कहीं न कहीं उन्होंने रखा। जिससे कि आज हम उनके साथ में हैं। आज वो भी हमें पूरा जो डीएनटी का समुदाय है, जो भी इस आंदोलन के अगुवा रहे थे, उनके दिमाग में भी एक ही बात है हाँ, कि नाथ, जोगी, योगी जो ऐसा भी कोई समाज है और अच्छी भूमिका रखता है और अच्छा वो इस आंदोलन में सहभागी बन सकता है। तो हम सबको जो है इसी तरीके से इस आंदोलन को लिए जो एकजुटता रखकर और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो मन में किसी तरह के कोई स्वार्थ ना रखकर मन में ये भाव लाना पड़ेगा नहीं, ये समाज पिछड़ा हुआ समाज है, गरीब समाज है, भोला-भाला समाज है, इसको हम आगे उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये भाव रख के हम नरेश इस नाथ जी आंदोलन में बेकार सहभागी बने। नरेश नाथ जी आप बेकार बोली और स्पष्ट जवाब देना पसंद करते हैं। तो जी। क्या आप बताना चाहेंगे कि ये हमारे जो वर्तमान में राजस्थान नाथ समाज का जो चुनाव हुआ है, यह चुनाव क्या 41 जिले 429 तहसील का हुआ था या संविधान के अनुरूप हुआ था और चुनाव समिति द्वारा हुआ था? क्या इनके बीच में चुनाव समिति थी? बिल्कुल नहीं मतलब ये आपने एक ऐसा बहुत बड़ा सवाल बता दिया जिसका मैं जवाब दूँगा ना तो और समाज को पता भी है। पता है समाज में ऐसे अनेकों लोग हैं आप जो बेकार कहे जाने वाले व्यक्तिगत रूप से जब बात करता हूँ ना उनसे, मैं मेरे विचार नहीं रख रहा, मैं अनेकों लोगों से बात करता हूँ, व्यक्तिगत बात करता हूँ, केवल सोशल मीडिया पे लिख के नहीं, मैं पर्सनल फ़ोन पे बात करता हूँ। तो सब ये बोलते हैं कि नहीं, ये गलत है। लेकिन वही भाई-भतीजावाद, यारी-दोस्ती और रिश्तेदारी बचाने के चक्कर में, कुछ पदों के लालच के चक्कर में, कोई भी जो है बेबाक रूप से बोलने को तैयार नहीं होता और गलत का विरोध नहीं करता। ठीक है ना? और जैसे कि पिछले चुनाव में हुआ, मेरी सबसे जो बड़ी पीड़ा है वो पता है क्या है? पिछले चुनाव में 12 साल का संघर्ष रहा, 12 साल बाद चुनाव जैसे भी तैसे होने की नौबत आई। मैं उसमें खूब सहभागी रहा, खुद मैं प्रसन्न था कि सब 12 साल बाद में समाज को एक कोई नया नेतृत्व मिलेगा, समाज में कुछ बदलाव होगा। मैंने खुद चुनाव प्रचार-प्रसार किया और खूब मेहनत करी। लेकिन हुआ क्या समाज में एक अच्छे उम व्यक्ति जो भी चुनाव में सहभागी थे। लेकिन ये जो ठेकेदार थे, इन्होंने साहब एक ऐसे जिसको कि कोई समाज की सूझबूझ नहीं और संविधान की हद तो ये है कि वो शायद संस्था का सदस्य भी नहीं है, ऐसा भी बताते हैं। ऐसे संस्था के सदस्य को लाकर चुनाव में थोप दिया ज़बरदस्ती। उस चुनाव की हकीकत क्या है, ये हमारी समाज के एक वरिष्ठ समाज सेवी की कॉल रिकॉर्डिंग जो चलती है, अनेकों बार सुनी होगी आपने, नहीं सुनी है तो आप सुनिएगा, जिसमें कि उन्होंने जो बोला है वो शत प्रतिशत सत्य है।
बाद में हो सकता है कि वो भी किसी चक्कर में पलट गए हों, लेकिन वो बात सत्य है और मैं उसी सत्यता की लड़ाई अभी तक जो है लड़ता रहा हूँ। उस 3 साल के बाद में मैं चुनाव करवाने के पक्ष में था, लेकिन जिस दिन बेईमानी हुई, अन्य समाज के लोगों को लाकर वोट डलवाए गए, वोटिंग की कोई व्यस्तता नहीं थी और इस तरीके की जब गड़बड़ी हुई, मैं लगातार 3 सालों से मैं लगातार विरोध में हूँ। मुझे अनेकों बार ऑफ़र मतलब ऐसे प्रस्ताव आए कि नहीं साहब आप मान जाओ, आप ये ले लो, आप ऐसे समझौता कर लो, लेकिन नहीं। मेरा व्यक्तिगत होता तो मैं कब का डिग जाता। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि नहीं समाज के साथ ये छल हुआ है, गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। मैंने विरोध किया और इस बार मेरे मैं म मुझे नहीं लगता कि क्या है, लेकिन मुझे तसल्ली इस बात की होती है कि मेरे लगातार बात उठाने की वजह से समाज में कहीं न कहीं जागृति आई। समाज अभी ऐसा था कि जब ये चुनाव की घोषणा हुई, उस समय बिल्कुल सुनसान था सब कुछ, कोई कुछ और मैं तो उम्मीद भी खो चुका था कि नहीं साहब कोई खड़ा भी होगा और इनका उद्देश्य तो यही था, इन्होंने तो पहले ही जो घोषित कर दिया साहब हमारा प्रत्याशी ये है। आप ताज्जुब करेंगे कि ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जिस चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्ष चुनाव करवाने की ज़िम्मेदारी होती है, वो चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर रहा है, वही प्रत्याशी घोषित कर रहा है, वही प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटा रहा है। तो आप एक हर समझदार इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि भई जिनका मंतव्य ये हो कि साहब हमें इसको जिताना है, तो वो तो हर वो काम करेंगे जब उनके हाथ में पावर है, हर वो काम करेंगे कि साहब ये जीत जाए। तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साहब वो किसी निष्पक्ष अगर मैं उनकी जगह होता, तो मैं क्या दायित्व के लिए सब बराबर है। मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। ये समाज जाने, समाज का काम जाने, जो समाज जिसको चुनेगा वो होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चुनाव समिति का, ऐसे महासमिति का हर एक कुछ प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए थे, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए थे। वो खुलेआम जो है चुनाव जो संविधान है उसकी धज्जियाँ उड़ाने में और ये हमने हर तरीके से देखा धन भी बल था, सोशल मीडिया पर देखा भी था कि सोशल मीडिया पर कोई जी। बोलेरो के अंदर मत पेटियां लेकर जा रहे थे, अनेकों ऐसी जिनका विरोध गड़बड़ियाँ हुआ जो था। हैं वो अनेकों ऐसी गड़बड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे हुई है, लेकिन वही कोई बोलता नहीं है क्योंकि उसमें जो करने वाले हैं वो सब पैसे वाले हैं। वो सब एक गिरोह है, उसमें कुछ चापलूस लोग हैं, तो समाज उसमें खिलाफ कुछ और जो बोलता है, उसके खिलाफ फिर ये उसको बदनाम करते हैं, उसके खिलाफ मुकदमे लगाते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और अभी ये इनका चुनाव करवाने का मूड भी नहीं था। 7 तारीख को जब नामांकन हुआ, तो पूरा समाज जानता है, इन्होंने गाजे-बाजे, घोड़ी, माला, लड्डू सारी व्यवस्था करी हुई थी। कि इनका पूरा प्रयास यही था कि साहब हम हमारी तानाशाही को हम सिद्ध करें, हम जिसको बनाना चाहें उसको बनाएँ। चाहे हम और समाज बना भी दिया। राजी से माने और राजी से वो तो ख़ैर छल बल से तो हुआ ही है, लेकिन उस दिन भी इनका पूरा प्रयास था और ये चुनाव करवाने के पक्ष में भी नहीं थे, लेकिन समाज के दबाव के कारण इन्होंने चुनाव करवाए। लेकिन चुनाव की भी कोई व्यवस्था नहीं थी जिला स्तर पर, जिले में जो इनके प्रभारी थे या पर्यवेक्षक थे, वो बता सकते हैं, समाज बंधु बता सकते हैं कि इस तरह से चुनाव होते कहीं देखे हैं क्या? कोई चुनाव की कोई नरेश जी, ये आप इस राजस्थान नाथ समाज के कितने पुराने सदस्य हैं? मैं 2000 मैं तो ख़ैर जन्म तो समाज में हुआ लेकिन 2010 से जो है मेरी सदस्यता जो है पंजीकृत सदस्य मैं 2010 से हूँ। मतलब आप देख सकते हैं 10 से 15 2010 से साल मुझे हो गए। 15 साल मुझे हो आपको गए। 15 साल हो गए। 15 साल में जी। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा कि 15 साल में आपने कभी संविधान को पढ़ा है गृहस्थ नाथ समाज पे? जो इस संस्था का जो सदस्य जैसे होता है कि भई कोई भी संगठन बनता है, संस्था बनती है तो उसका संविधान इनको बनाना पड़ता है। तो वो संविधान भी उपलब्ध नहीं था लेकिन उदयपुर के हमारे समाज बंधु श्रीमान भूपेश योगी जी, उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे उस प्रयासों में शामिल हुए। वो भी समय-समय पर बात उठाते रहते हैं। उन्होंने संविधान जो है सब जगह उपलब्ध करवाया और प्रयास यही था कि लोग संविधान को पढ़ें और समझें इसके माध्यम से कैसे क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ, एक व्यक्तिगत अनुभव बता दूँ, 15 साल तो मुझे हो गए सं सम स सदस्य होते हुए, ठीक है ना? लेकिन जो गिरोह जिन लोगों ने बना रखा है उनके मन में 1% भी समाज हित की भावना कभी रही होती, तो जैसे कि समाजों के स्नेह मिलन होते हैं, संस्था के सदस्यों का एक मिलन समारोह होता है। मिलन समारोह होना चाहिए, उनका वो होना चाहिए, वो कभी ऐसा रहे नहीं। मतलब निष्पक्ष भी नहीं रहा, वो करते भी है ना, तो वही उनका जो गुट है, वो लोग ही इकट्ठा होते हैं, वही प्रस्ताव पारित कर देते हैं, अपने प्रस्तावों को मुकर भी जाते हैं। अनेकों बार ऐसा हुआ है कि जो प्रस्ताव जो पारित करते हैं, उसपे भी वो कायम नहीं रहते। मतलब कुल मिलाकर टोटल ही तानाशाही, अंग्रेज़ों वाली जो मानसिकता है, वो यहाँ पे चल रही है और वो कुछ में कुछ चंद लोग ही हैं, है ना? वो समाज को अपना गुलाम बना रखने की मानसिकता है। हमारे उसके बस ये है कि दर्शकों को
ना जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने जो संविधान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैंने संविधान पढ़ा है। अभी मेरे पूरी तरह से तो उसमें बिंदु जो है वो ध्यान में नहीं होंगे। लेकिन मैंने वो संविधान देखा। एक भारत की इतनी बड़ी विशाल, लगभग कम से कम 15 से 20 करोड़ नाथग्रस्त समाज आती है। जी, तो एक 15 करोड़ ग्रस्त नाथ समाज के लिए संविधान होना चाहिए। बिल्कुल कोई ना कोई तो रूपरेखा होनी चाहिए। देखिए, अगर सिद्धांत और संविधान जहाँ होगा, वहाँ काम आसानी से और बेहतर ढंग से होता है। नहीं तो क्या है, धूल में लट चलाते रहो, उसका कोई परिणाम आना ही नहीं है। और एक कोई यानी कि स्पष्ट कहा जाए कोई यानी कि कहा जाए कि एक शरीर अगर है तो संविधान उसकी आत्मा हो चुका है। बिल्कुल, एक दिशा मिल चुकी है कि समाज इस दिशा में जाना चाहिए, बिल्कुल। जहां विकास, जहां विश्वास, जहां जी, धर्म की मजबूती, जहां समाज की मजबूती, जहां राष्ट्र की मजबूती है। बिल्कुल। तो यानी कि संविधान होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर विकासशील सोच रखनी है तो। आपने राष्ट्रीय संविधान कभी पढ़ा है? राष्ट्रीय संविधान मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे हमारा एक ही संगठन है, अखिल भारतीय वर्षीय नाथ योगी जोगी समाज। और उनका संविधान मैंने देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनका भी संविधान होगा, क्योंकि कोई भी संस्था बनेगी तो फिर उसका संविधान जो है वो बनाकर उनको देना पड़ता है पंजीकरण के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पे कभी संविधान देखने को नहीं मिला। और अभी एक सोशल मीडिया पे हमने हमारे विनोद नाथ जी की एक पोस्ट थी, उस पोस्ट के ऊपर उन्होंने कमेंट्स किया था कि जी, जिसको संविधान पढ़ना है वो हमारे पास आ जाइए। हमारे पास स्क्रीनशॉट रखा हुआ है उसका। राधेश्याम भारद्वाज जी ने ये कहा था कि जिसको संविधान पढ़ना है वो हमारे पास आ जाए। तो भाई, संविधान किसी राजस्थान ताले में बंद रखने का कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। बिल्कुल सही संविधान कह रहे एक हैं आप। ऐसी आत्मा होती है कि जिस आत्मा एक दिशा होती है कि इस दिशा में पूरा राज समाज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पर जाएगा। बिल्कुल। राजस्थान में भी इसी तरीके की स्थिति है। जब बात आती है, सब लोग आरोप लगाते हैं, साहब फलाने सिंह जी ने हिसाब नहीं दिया, इन्होंने हिसाब नहीं दिया। तो मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पिछले 3 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसका उस तक का हिसाब आज तक समाज के सामने नहीं आया है। तो मतलब इन्होंने इतने हम्म। गड़बड़-झाले, झोल-मेल कर रखे हैं ना कि जितना बोला जाए उतना कम है। फिर ये हमारे हम जैसों के ऊपर उँगली उठाते हैं कि साहब आप तो ₹1 देते नहीं हो, तो आप क्यों वो करते हो, किसी को क्या बोल सकते हो? तो ये मतलब ऐसा हो गया कि जो समाज में पैसे नहीं दे रहा, चाहे वो 3 प्रकार के सहयोग होते हैं, तन, मन, धन। किसी के पास तीनों होते हैं, किसी के पास 2 होते हैं, किसी के पास 1 होता है ना? तो मतलब अगर कोई धन नहीं दे रहा, तन, मन दे रहा है, तो मतलब वो समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता। ये तो वही अंग्रेज़ों वाली मानसिकता हो गई, कि साहब बराबर। तुम्हारे हकों की माँग नहीं उठा सकोगे। तो राजस्थान में भी ऐसी स्थिति है। नरेश नाथ जी, आपने अपनी बेकाकी से बहुत अच्छे सराहनीय जवाब दिए हैं। और आज का हमारा समय 1 घंटे का समाप्त होता है। समय तो बहुत है, लेकिन कुछ बड़े जी, कार्य भी करना है। और एक दूसरे का साथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, समभाव से सह यात्री बनकर कहीं ना कहीं जी, हमारी समाज को मंजिल पर पहुंचाने का हम सबको मिलकर कार्य करना है। और हम सब साथ में मिलकर करेंगे। बहुत सराहनीय बात है। तो नाथ की जी, चौपाल में आज तक का जो समय आपने दिया उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद है, हम साधुवाद है। और नेक्स्ट आपको फिर सादर आमंत्रित करेंगे। हम आज ही इनवाइट करते हैं कि अगला समय आपको अवगत करवा दिया जाएगा। कुछ प्रश्न और हैं समाज के, कुछ प्रश्न और हैं हमारे श्रोतागण के, और कुछ प्रश्न हमारे भी हैं और विनोद नाथ जी के भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगली फिर डिबेट होगी हमारी, उसमें हम साझा करेंगे। तो चलते चलते एक बात और कहना चाहेंगे आपसे, एक प्रश्न जी, और करना चाहेंगे। उस पर संक्षिप्त रूप में एक ऐसा जवाब दीजिएगा कि जो जी, हमारी भारतीय ग्रस्त नाथ समाज सुने तो उनके दिल से लेकर दिमाग तक वो बात घर कर जाए। तो बिल्कुल। हमारे नवयुवक साथी, युवा साथी, मातृत्व शक्ति, उन सबको आप भारतीय ग्रस्त नाथ समाज के परिवार के हर सदस्य को आप एक ऐसा संदेश दीजिए कि जिससे उन्हें मोटिवेशन प्राप्त हो और उस समाज कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करें। जी, तो मैं इस लाइव के माध्यम से जो हमारे सभी समाज बंधु हैं, उनको यही संदेश देना चाहूँगा। मेरा सबके लिए संदेश है, सबसे पहले जो हमारे जो अच्छे जो कि एक अच्छा स्थापित हो चुके हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे अच्छे व्यवसाय में हो, अच्छे व्यापार में हो, उनका लिए मेरा एक निवेदन है कि आप अपनी जाति को छुपाएँ नहीं। आप
अब तो ऐसी बहुत सालों पहले ऐसी स्थिति ज़रूर थी, जब लोग शर्म करते थे कि साहब हम जोगी बता देंगे तो लोग हमें हीन भावना से देखेंगे कि यार ये तो जोगी है। अब ऐसी स्थिति नहीं रही है, तो जो लोग भी ऐसा करते हैं वो अपना नाम छुपाकर उसमें जाति नहीं लिखते हैं योगी-जोगी और वो कुछ गोत्र लिखने लग जाते हैं, तो इससे पहचान नहीं हो पाती है ना? बहुत से लोगों को बुरा लगता है, मैं कई बार बोलता हूँ, लेकिन इससे पहचान नहीं होती है। आपने चौहान लिख दिया तो चौहान राजपूतों में भी होते हैं और भी अनेकों जातियों में जो है चौहान होते हैं, तो उससे पहचान नहीं हो पाती है, आपकी पहचान आपकी जाति से ही है। तो ये सब जो है अपनी जातियाँ लिखना शुरू करें। दूसरा, जिन्होंने कि राजस्थान नाथ समाज के लिए जो है, जिन्होंने अपना समाज को बंधक बना के रखा हुआ है, उनसे मेरा पुनः जो है हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आपने कर लिया, हम तो आपको उसके लिए दो आपने गलत किया होगा ना, तो भी हम उसमें आपको कोई दोषारोपित नहीं करेंगे। लेकिन अब समय की समाज की स्थिति और समय की माँग ऐसी है कि आप अब जो है समाज को अपने बंधन से मुक्त कर रहे हैं। समाज बहुत पिछड़ चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब पिछड़ा हुआ है। हम समाज को समझने में ये बात देरी लगेगी, बहुत समय लगेगा, तब तक हम और पिछड़ जाएँगे। नीकी साहब जितना हमको आगे होना चाहिए, उतना हुआ ही नहीं है। तो आप इसको अब छोड़ें और दूसरे हाथों में नेतृत्व को जाने दें, है ना? आप ये जो थोपने वाली प्रक्रिया है, दलाली, ठेका लेकर जो समाज के ऊपर थोपने वाली प्रक्रिया है, इसको खत्म करें और समाज को अपने हाल पे छोड़ें। आपको लगता भी है ना कि नहीं साहब हमें हमारे करने से ही कुछ होगा, तो आप एक बार छोड़ के देखो। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं समाज ये किस तरीके से और तेज़ गति से आगे बढ़ता है। इसके अलावा जो युवा वर्ग है, उनसे मैं विशेष रूप से जो है आग्रह करना चाहूँगा कि आप तो कम से कम समझना चाहिए, आप तो पूरी दुनिया देखते हो, पुरानों ने क्या किया वो तो ठीक है, उनकी मानसिकता अलग रही, लेकिन अब आप देख रहे हो युवाओं के बीच में बैठते हो, सब समाज के युवाओं के बीच में बैठते हो, सबकी कैसी प्रोग्रेसिव सोच है, कैसे सब अपने समाज के लिए सोचते हैं। हमारा युवा भी जो ऐसा हो गया ना कि वो सब जानते हुए भी जिंदा आँख बंद करके जिंदा मक्खी निगल रहा है। उसमें कुछ तो है, कुछ लोभ लालच में हो रहे हैं, कुछ पदों के लोभ लालच में हो रहे हैं, कुछ दबाव में हो रहे हैं, तो युवा ऐसा नहीं होता है। युवा वो होता है जिसको बे वायु का उल्टा युवा है ना? युवा में जोश है, होश भी है, होश रखकर हमें जो है सच को सच कहना है, गलत का गलत कहना है, गलत का विरोध करना है। हर सच्चे और अच्छे काम का हमें सहयोग देना है, चाहे वो कोई भी करे। उसमें मैं करूँ, विनोद जी करे, बहुत फलाने सही। सिंह जी करे, ढिकाने सिंह जी करे, उसमें हमें ये नहीं कि साहब ये इसका नाम हो जाएगा। अगर वो उसमें समाज को कहीं फ़ायदा हो रहा है, तो हमको सबको सहयोग करना चाहिए और गलत काम का विरोध करना चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी हो। आज मेरे परिवार से कोई मेरा परिवार का सदस्य भी अगर समाज के विरोध में कोई काम करेगा तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है और मैं तो करता भी हूँ। मैं उसको टोकूँगा, मैं उसको रोकूँगा कि ये समाज हित में नहीं है, नहीं करना चाहिए। ये युवा को करना बहुत पड़ेगा। सही। बजाए इसके बहुत कि सही। युवा दबाव में या लोभ लालच में जो है उनकी हाँ में हाँ करे, उनकी चाटुकारिता करे और गलत का समर्थन करे। ये गलत प्रक्रिया समाज को रोकनी पड़ेगी, दोगलापन समाप्त करना पड़ेगा, समाज की प्रोग्रेसिव सोच रखनी पड़ेगी। समाज में अगर मेरा तो ख़ैर कभी ऐसा क्योंकि मेरे जीवन का जो है लक्ष्य और मेरी अभी दिशा जो है वो बहुत अलग है। मैं बहुत इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। लेकिन बस समाज का एक लगाव और एक पीड़ा है जो मुझे बार-बार पीछे खींच कर लाती है। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं समाज के ये राजनीति के इसमें कभी रहूँगा। लेकिन ये जो बहुत अभी स्थिति है, इसको मैं एक दिन नेतृत्व करूँगा। मैं कभी चाहता नहीं था, लेकिन जो स्थितियाँ है ना वो समाज को दिखाने के आवश्यकता लिए भी कि है, आज के समाज में समय की आवश्यकता भी है। जी, समाज को किस तरीके का काम होना चाहिए, समाज की जो ये संस्था है, इसके नेताओं को किस तरीके का काम करना चाहिए, वो मैं एक दिन करूँगा, करके दिखाऊँगा। तब इनको समझ में आएगा कि नहीं यार इस तरीके का काम होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। लेकिन अभी दूरगामी मैं दूरदृष्टि सोच रखकर आप अपना कार्यकारिणी को संचालित करते रहें और एक बिल्कुल संविधान लिखने का प्रयास करें जो ऐसा संविधान जो पूरे राष्ट्र में लागू हो। कुछ प्रयास हम भी कर रहे हैं, कुछ प्रयास हमारे युवा साथी विनोद भी कर रहे हैं, कुछ प्रयास आप भी करिए। मिलकर एक जी, भारतीय ग्रस्तनाथ समाज के अन्य राज्यों से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगली नेक्स्ट डिबेट में हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी जुड़िएगा, अपने प्रश्न रखिएगा, अपने बातों को रखने की, अपने विचारों को रखिएगा। तो आज की ये जो नाथ की चौपाल में जो हमारे नरेश नाथ जी जो उपस्थित हुए हैं, इन्होंने जो अपनी पूरी जो ग्रस्त नाथ समाज के बारे में जो संक्षिप्त रूप में पूरी तो नहीं कर पाए लेकिन संक्षिप्त रूप में अपनी बातों को रखा, बड़े निर्भेक बेकाक तरीके से रखा, अति सराहनीय है। और हमारे समाज के उन युवा साथियों को भी खुलकर सामने आना चाहिए, हमारे नरेश नाथ जी जैसे, हमारे विनोद नाथ जी जैसे, ताकि समाज का विकास संभव हो। तो स्पेशल धन्यवाद है आपको विनोद नरेश नाथ जी। देखिए आज
चलते चलते आपस में सभी श्रोताओं को हमारी ओर से कुछ कहना चाहते हैं कि पहली बार लाइव डिबेट की हमने यूट्यूब पर। लाइव कभी हमने कोई प्रश्न नहीं किए, ना कभी हम प्रवक्ता रहे हैं। जो दिल के और मन के भाव आते हैं वही उत्पन्न हम कर देते हैं, क्योंकि हम भी एक समाज के सेवा की और समाज को उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं। तो आज जो त्रुटियां हुई, वो कुछ डिजिटल समझने में थोड़ी सी समस्याएं हुई, और उसको अचानक होरी फोरी में हमने इस पूरे प्लेटफॉर्म को तैयार किया। नहीं तो हमारे ये प्रोग्राम विनोद नाथ जी की यूट्यूब चैनल पर होता, अगला प्रोग्राम भी उन्हीं के चैनल पर होगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस नाथ की चौपाल को पूरे भारतवर्ष की नाथ की चौपाल बनाई जाए, और उन युवा साथियों को निकालकर ऐसे मंच की जगह पर प्रदान की जाए, ताकि वह हमारे समाज के विकास में, हमारे धर्म के विकास में, हमारे राष्ट्र के विकास में लोकसभा और विधानसभा में पहुंच पाए, और अखंड भारत के हिंदू भारत के साथ साथ में अखंड भारत की ओर हमारा नाथ समाज भी, भारतीय ग्रस्त नाथ समाज भी एक कदम अग्रसर हो। तो आज आए हुए सभी अतिथियों को विनोद नाथ योगी का सादर आदेश। हर हर महादेव। विनोद, अपनी ओर से 2 शब्द। मेरी ओर से यही शब्द है, जो आपने बोला है वो सही कहा है। हम सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, और गलत का विरोध करना चाहिए और सही का साथ देना चाहिए। यही कहना है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सभी भारतीय को। ग्रस्तनाथ सभी श्रोताओं से होती है फिर भेंट। बाबा महाकाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, आनंद मंगलमय रखें, और खुशहाल रहें, दीर्घायु रहें। और ठंडी ज्यादा है, सब अपना अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें, बच्चों पर और बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और कुछ दवाई ऐसी है जो मेडिसिन हमेशा नॉर्मली सर दर्द, बदन दर्द की या सर्दी जुकाम के लिए झंडू बाम वगैरह साथ में जरूर रखें, ताकि हमारे बच्चों को और बुजुर्गों को रात में तकलीफ ना हो। तो आप सभी को सादर आदेश। हर हर महादेव। मेरी ओर से भी सभी को आदेश। और मेरी किसी भी बात को कभी भी किसी को बुरा लगा हो तो मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं पुनः एक निवेदन नहीं, करूंगा, मेरा कतई व्यक्तिगत कोई वो नहीं है। समाज के बारे में सभी सोचें, सभी करें और समाज को आगे बढ़ाएं। आदेश। आदेश। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूरी करें।